तो आज हम जो टॉपिक करेंगे उसका नाम है स्टैचोमेट्री। उस टॉपिक का नाम है स्टैचोमेट्री। तो स्टैचोमेट्री क्या होती है उसको एक्सप्लेन करते हैं। तो स्टैचोमेट्री आज की टॉपिक में आप क्या सीखने वाले हैं थोड़ा मैं आपको पहले से बता दूं। पहले स्टैचोमेट्री कैलकुलेशन क्या होती है और स्टैचोमेट्री में किन बातों का ख्याल रखा जाता है, जैसे कि अजम्पशंस ऑफ स्टैचोमेट्री कि किस कंडीशंस पे आपको कैलकुलेशन करनी चाहिए और कौन सी कंडीशन है जिनको अवॉइड करना चाहिए। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि व्हाट आर द रिलेशनशिप्स ऑफ स्टैचोमेट्री, और हर रिलेशनशिप किसी न किसी लॉ पे बेस करती है, उस पे बेस्ड होती है, उससे ताल्लुक होता है। तो उस लॉ को भी हम देखेंगे कि भाई कौन सा रिलेशनशिप जो है किस लॉ पे बेस करता है, तो ये भी हमने देखना है। उसके बाद हम कुछ प्रॉब्लम और कॉन्सेप्ट सीखने की कोशिश करेंगे कि आप मास मास रिलेशनशिप को कैसे हैंडल करेंगे, मास वॉल्यूम रिलेशनशिप को कैसे हैंडल करेंगे, वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप को कैसे हैंडल करेंगे। तो ये सारी चीज़ें आज के लेक्चर में आप सीखने वाले हैं। सो स्टे विथ मी। तो आर यू रेडी फॉर दैट गाइस? आर यू रेडी फॉर दैट? हेलो, ओके ओके। So guys are ready, so I am also ready. So let's start with what is stoichiometry. Definition पे बाद में आते हैं। डेफिनेशन से पहले हम एक चीज समझने की कोशिश करते हैं। देखिए हमारे पास एक चीज है, एंड व्हाट इज दैट इज कि हम कार्बन को जलाते हैं, ऑक्सीजन के साथ ये जलता है, कार्बन सॉलिड होता है, ऑक्सीजन गैस होती है, और जब ये कार्बन जलेगा तो हमें मिलता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलती है। ठीक है, तो जब आप कार्बन को जलाएंगे तो आपको कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलेगी। ठीक है, अच्छा। अब अगर बैलेंस इक्वेशन में देखेंगे तो आपको इसका 1 मोल दिखाई देगा, आपको इसका 1 मोल दिखाई देगा, आपको इसका 1 मोल दिखाई देगा। ठीक है, तो बैलेंस इक्वेशन में हम देख रहे हैं कि जब हम कार्बन के 1 मोल को जलाएंगे तो उसको जलाने के लिए 1 मोल ऑक्सीजन चाहिए, और उनके कंप्लीटली जलने के बाद 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। ठीक है, चले भाई। अब अगर इनको मोल्स की जगह पे मास लिखें तो भाई जो 12 ग्राम्स हैं कार्बन के, इनको रिएक्ट करने के लिए एग्जैक्टली 32 ग्राम्स चाहिए, और जब ये कंप्लीटली जल जाएंगे दोनों तो 32 + 12 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बनना चाहिए, 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बनना चाहिए। तो बैलेंस इक्वेशन हमें बता रही है, बैलेंस इक्वेशन हमें कान में जो है सूसू करके बता रही है, क्या सुरसुर करके, कि भाई 12 ग्राम जो कार्बन है, 12 ग्राम कार्बन 32 ग्राम कार्बन के साथ रिएक्ट करेगा और मिलेगा क्या, 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड का। अब हमने क्या करना है स्टैचोमेट्री में, हमने क्या पढ़ना है, हमने ये पढ़ना है कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की क्वांटिटेटिव अमाउंट्स में क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप कैसे होगा। रिएक्टेंट की अगर इतनी अमाउंट है तो प्रोडक्ट कितनी बनेगी, अगर एक रिएक्टेंट की अमाउंट गिवन है तो भाई प्रोडक्ट की अमाउंट कितनी बनेगी, और दूसरे रिएक्टेंट की अमाउंट क्या चाहिए। ये सारे क्वेश्चंस के आंसर हमें एक ही चीज में मिलेंगे जिसको हम स्टैचोमेट्री कहते हैं। तो स्टैचोमेट्री है क्या? फॉर एग्जांपल भाई मेरे पास हमने क्या किया कि 12 की जगह पे हमने 24 ग्राम लिए। हमने कितने ग्राम लिए? हमने 24 ग्राम लिए। अब 24 ग्राम से रिएक्ट करने के लिए, अब देखिए बैलेंस इक्वेशन बता रही है कि 12 ग्राम के लिए 32 ग्राम चाहिए, 12 ग्राम के लिए 32। तो हमने क्या किया है कि इसकी अमाउंट को डबल कर दिया है, इसकी अमाउंट को क्या कर दिया, डबल। तो ऑक्सीजन की अमाउंट कितनी चाहिए इससे रिएक्ट करने के लिए, इसको भी डबल कर देंगे, इसको भी डबल कर देंगे। तो क्या लिखेंगे, 2 × 16, 32, यानी ऑक्सीजन के जो ग्राम्स चाहिए 24 ग्राम कार्बन से रिएक्ट करने के लिए, ये 64 होंगे। अब 64 होंगे, ये हमें कैसे पता चला? हमें पता चला बैलेंस इक्वेशन से, क्योंकि जितनी भी कंपैरिजन होगी वो तो बैलेंस इक्वेशन से होगी। तो बैलेंस इक्वेशन से हमें पता चला कि 12 ग्राम कार्बन के लिए 32 ग्राम ऑक्सीजन चाहिए, तो 24 क्योंकि हमने इसको डबल किया है तो इसकी अमाउंट भी हमें डबल चाहिए, और इसकी अमाउंट जो बनेगी वो भी डबल हो जाएगी। तो भाई अब प्रोडक्ट क्या बनेगी कि भाई 2 × 44, यानी हमें इंस्टेड ऑफ 44 हमें कितने ग्राम मिलेंगे, हमें 88 ग्राम मिलेंगे। तो देखिए हमने क्या किया कि हमें एक अमाउंट जो है मिली हुई थी, ये मास जो है वो क्या था, गिवन था।
इससे हमने अननोन मास भी फाइंड कर लिया, इससे हमने अननोन और भी मास क्या कर लिया, फाइंड कर लिया। तो ये जो क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप है बिटवीन अमाउंट्स ऑफ रिएक्टेंट्स एंड अमाउंट्स ऑफ प्रोडक्ट्स, इसको हम स्टोइचियोमेट्री कहते हैं। व्हाट इज स्टोइचियोमेट्री? द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट एंड अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की अमाउंट में क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप कितना है, कैसा है, क्या है, इसको हम पढ़ते हैं स्टोइचियोमेट्री में। फॉर एग्जांपल, अगर आप जो हैं आप इसके 11 ग्राम बनाना चाहते हैं, आप इसके 11 ग्राम बनाना चाहते हैं, ठीक है। इसका मास कितना चाहिए, इसका मास कितना चाहिए, आप बैलेंस इक्वेशन से कंपैरिजन करेंगे। भाई बैलेंस इक्वेशन में हमने बताया कि 44 ग्राम, ठीक है, उसको आधा करें तो ये बनेगा 22 ग्राम, उसको आधा करें तो बनेगा 11 ग्राम। यानी हमने जो प्रोडक्ट है, हमें प्रोडक्ट की 4 टाइम्स कम क्या चाहिए, प्रोडक्ट चाहिए 4 टाइम कम। तो हम इन रिएक्टेंट की अमाउंट को भी 4 से डिवाइड करेंगे। तो इसके कितने ग्राम चाहिए, 3 ग्राम। इसके कितने ग्राम चाहिए, 4 टाइम कम कर लें, 8 ग्राम। तो 3 ग्राम इसके और 8 ग्राम इसके मिलके बनाएंगे कितने, 11 ग्राम। आपका आंसर सही है या गलत है, तो आप रिएक्टेंट की जो आप अमाउंट निकाल रहे हैं उनको ऐड करें, देखें इसके इक्वल होते हैं। अगर होते हैं तो माना सही है, अगर होते हैं यानी सही है। तो ये बात समझ आ रही है कि क्या करते हैं हम स्टोइचियोमेट्री में, करते क्या है, हम ये करते हैं कि हम रिएक्टेंट की अमाउंट अगर मिली हुई है तो प्रोडक्ट की अमाउंट फाइंड करेंगे। अब बात अमाउंट तक फिक्स नहीं है, आप अमाउंट को वॉल्यूम में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि काफी रिएक्शंस ऐसे होते हैं जिनमें सॉलिड रिएक्टेंट से गैसेस प्रोडक्ट बनती हैं या गैसेस रिएक्टेंट से सॉलिड प्रोडक्ट बनती है। तो इन केसेस में आप मास को वॉल्यूम में कन्वर्ट कर सकते हो यूजिंग एवोगैड्रोस लॉ, वॉल्यूम को मास में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। तो अगर आपको मास मिला हुआ है तो आप वॉल्यूम फाइंड कर सकते हो, अगर आपको वॉल्यूम मिला है तो आप मास फाइंड कर सकते हो, ठीक है। यार ये अजीब क्वेश्चन हो गया। सदम, अभी हमने अपना सिलेबस पढ़ना है, अगर आपको अपनी नॉलेज के लिए एक्स्ट्रा बुक्स पढ़नी है तो क्यों ना पढ़ें, ये आपका राइट है। और एक चीज ध्यान में रखें, पहले अपना जो टेक्स्ट बुक है उसको अच्छे से पढ़ लें, क्लियर कर लें। अगर वो आपका क्लियर हो गया तो फिर आपकी मर्जी है, जितने चाहे एक्स्ट्रा बुक पढ़ें, पर पहले ये चीज, एक चीज जरूरी है, व्हाट इज मैंडेटरी, कि आपको अपना बुक जो टेक्स्ट बुक रिकमेंडेड है पीएमसी की तरफ से, पीएमडीसी की तरफ से, वो क्लियर होना चाहिए। इफ यू आर क्लियर इन दैट, यू आर अलाउड टू ज्वाइन, यू आर अलाउड टू वर्क ऑन एनी बुक यू नीड टू डू, ठीक है। पर पहले अपना बुक। चलिए भाई, तो इसकी डेफिनेशन पे आते हैं। तो व्हाट इज स्टोइचियोमेट्री? द वर्ड स्टोइचियोमेट्री इज कॉम्बिनेशन ऑफ 2 ग्रीक वर्ड्स। तो इसमें 2 वर्ड्स होते हैं, कौन कौन से? वन इज द स्टोइचियन, उसका मतलब है एलिमेंट, दूसरा है मेट्रॉन, मेट्रॉन मीन्स मेजरमेंट। तो हम क्या करते हैं, इसमें एलिमेंट को मेजर नहीं करते। इसमें सेंस क्या निकलता है कि हम एलिमेंट्स की जो अमाउंट है बैलेंस केमिकल इक्वेशन में, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड में, उसको हम जो है उसका एस्टिमेट लगा सकते हैं, उसका अंदाजा लगा सकते हैं। एक गिवन अमाउंट है तो दूसरे की अमाउंट फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन ये है कि द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विथ द स्टडी ऑफ क्वांटिटेटिव, यानी क्वांटिटी देखेंगे, अमाउंट देखेंगे, क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन अमाउंट्स ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स इन अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। हमने जो पीछे ब्लू बोर्ड पे देखा, हमने क्या देखा कि अगर हमें रिएक्टेंट मिला हुआ है तो हम प्रोडक्ट की अमाउंट कैलकुलेट कर सकते हैं, बट फ्रॉम वेन, किससे कैलकुलेट कर सकते हैं, किससे कैलकुलेट कर सकते हैं, किससे कैलकुलेट कर सकते हैं, कौन बताएगा? किससे कैलकुलेट कर सकते हैं बेटा, कौन बताएगा? अब बैलेंस केमिकल इक्वेशन से, बैलेंस केमिकल इक्वेशन से, बैलेंस केमिकल इक्वेशन से, बैलेंस केमिकल इक्वेशन से, ठीक है। तो हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन से रिएक्टेंट की अमाउंट मिली है तो प्रोडक्ट की कैलकुलेट कर सकते हैं, अगर प्रोडक्ट की मिली है तो रिएक्टेंट की कर सकते हैं, ठीक है। यही तो हमने किया था लास्ट पेज पे, ठीक है बेटा। अच्छा, उसके बाद क्या है कि भाई जब आप स्टोइचियोमेट्रिक कैलकुलेशन करते हो तो आपको 3 चीजों का ख्याल रखना है। एंड व्हाट इज दो 3 चीजें? वो 3 चीजें क्या हैं जिनका आपको ख्याल रखना है? उसमें पहली बात यह है कि
केमिकल इक्वेशन मस्ट बी बैलेंस्ड, कि आपकी जो केमिकल इक्वेशन है वो बैलेंस होनी चाहिए। अब ये क्यों जरूरी है? अब देखें, जब इक्वेशन बैलेंस होगी, इक्वेशन क्या होगी? बैलेंस होगी, ठीक है। अगर इक्वेशन बैलेंस होगी तो उसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में जो एलिमेंट होंगे वो एक जितने होंगे, जो एलिमेंट होंगे वो इक्वल होंगे। अगर केमिकल इक्वेशन अनबैलेंस होगी तो एलिमेंट अनइक्वल होंगे, तो मास ऑफ रिएक्टेंट जो है मास ऑफ प्रोडक्ट के बराबर नहीं होगा। जब मास ऑफ रिएक्टेंट मास ऑफ प्रोडक्ट के बराबर नहीं होगा तो आपकी कैलकुलेशन सही आ सकती है। तो आपकी कैलकुलेशन सही आ सकती है, कौन बताएगा? अगर इक्वेशन बैलेंस नहीं है तो क्या आपका आंसर सही होगा? नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। तो क्या करना चाहिए? पहली बात ये ख्याल करना चाहिए कि हमारी इक्वेशन बैलेंस है। उससे भी पहली बात ये है कि भाई रिएक्टेंट्स आर कंप्लीटली कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट्स, कि रिएक्टेंट पूरे के पूरे प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो चुके हैं। अगर रिएक्शन अभी कंप्लीट नहीं हुआ, फॉर एग्जांपल आप इस बात को इस तरह से देखें कि भाई हमने कार्बन ऑक्सीजन को जलाया, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड बना 12 ग्राम, 32 ग्राम, 44 ग्राम, और हमने जलाए कितने हैं? 6 ग्राम, ठीक है, 6 ग्राम। तो 12 ग्राम से अगर 44 ग्राम मिलते हैं तो 6 ग्राम से मिलने कितने चाहिए? 22 ग्राम। 6 ग्राम से कितने मिलने चाहिए? 22 ग्राम। पर रिएक्शन अभी पूरा नहीं हुआ, सिर्फ 5 ग्राम जले हैं, सिर्फ 5 ग्राम जले हैं। तो आपको अमाउंट क्या मिलेगी? लेस देन 22 ग्राम। आपको अमाउंट क्या मिलेगी? 22 ग्राम मिलेगी? 22 ग्राम मिलेगी? बिल्कुल नहीं मिलेगी, बिल्कुल नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? मिलनी तो 22 चाहिए थी, पर मिली क्यों नहीं? मिलनी तो 22 चाहिए थी ना, क्यों नहीं मिली? क्योंकि रिएक्टेंट पूरी तरह प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हुए हैं, रिएक्शन पूरी तरह कंप्लीट नहीं हुआ है। तो हमने इक्वेशन बैलेंस करने के साथ साथ ये भी करना है, ये भी करना है कि रिएक्टेंट को पूरा का पूरा प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने देना है। जब रिएक्टेंट की पूरी अमाउंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए, जब रिएक्टेंट की पूरी अमाउंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए, तो फिर जो अमाउंट होगी आप जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं उतनी हो सकती है। अब ये भी प्रोडक्ट जो है, इसको थ्योरेटिकल यील्ड कहते हैं, वो आगे चल के पढ़ते हैं। हमें जो मिलेगी, जो हम यहां से वैल्यू निकाल रहे हैं, उससे थोड़ा कम मिलती है, उससे थोड़ा कम मिलती है, जिसको हम एक्चुअल यील्ड बोलते हैं। आगे चल के देखते हैं। तीसरी बात कि अगर कोई साइड रिएक्शन हो रहा है, मान ले कि भाई कार्बन ऑक्सीजन के रिएक्शन के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ कार्बन मोनोऑक्साइड भी बन रहा है, तो 6 ग्राम अगर पूरे के पूरे कार्बन डाइऑक्साइड बनाएंगे तो 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड मिलना था। पर अगर कुछ साइड प्रोडक्ट बन रही है तो आपको 6 ग्राम से 22 ग्राम एग्जैक्टली कार्बन डाइऑक्साइड के मिलेंगे या कम मिलेंगे? तो 6 ग्राम कार्बन से आपको 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड मिलेंगे या कम मिलेंगे? कम मिलेंगे। कम मिलने का रीजन क्या है? पूरे क्यों नहीं मिले? कम मिलने का रीजन साइड रिएक्शन। कम मिलने का रीजन क्या है? साइड रिएक्शन। तो हमने इन 3 चीजों का ख्याल रखना है। हमने इन 3 चीजों का ख्याल रखना है। कौन सी 3 चीजें? कि केमिकल इक्वेशन मस्ट बी बैलेंस, केमिकल इक्वेशन बैलेंस होनी चाहिए। दूसरी बात, रिएक्टेंट्स कंप्लीटली प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाने चाहिए। तीसरी बात कि साइड रिएक्शन जो है वो स्टॉप होना चाहिए। यहां तक क्लियर है बेटा? होपफुली यहां तक क्लियर होगा, पर फिर भी एक मरतबा पूछ लूं आपसे, यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है? वंश, हमजा, वंश, शोभा, आस्था, फातिमा, नैन्सी, खदीजा, जारा, महक, कपूर, नैन्सी, इकरा, मोहम्मद कासिम, एजाज, मनीत। तो सना अपना नाम लिख लिया करो, सना खोसो अपना नाम लिख लिया करो बेटा, ठीक है। तो इस तरह से रिवर्सिबल रिएक्शन पे तब एप्लीकेबल हो सकता है जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम में हो। जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम में हो तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन फिक्स हो जाती है, तब आप उसमें कर सकते हैं, ठीक है, वरना नहीं कर सकते। पर ये जो हम कैलकुलेशंस कर रहे हैं, these आर ओनली फॉर द रिवर्सिबल रिएक्शन, ठीक है बेटा। सदाम पढ़ते हैं, नहीं होता इस तरह से। क्यों नहीं होता उसके रीजन भी पढ़ते हैं, ठीक है, क्यों नहीं होता उसके रीजन भी पढ़ते हैं। तो यहां तक जो अभी हमने किया है वो क्लियर है, बाकी चीजें जो आपके क्वेश्चन है वो आगे क्लियर हो जाएंगे। यहां तक क्लियर है बेटा? आगे बढ़े।
ओके, आगे बढ़े, आगे बढ़े। ओके, चलें, मैं इसको सेव करता हूं। अब रिलेशनशिप्स ऑफ स्टोइचियोमेट्री, जब आप स्टोइचियोमेट्रिक कैलकुलेशन करते हो तो पॉसिबल है कि आपको मास गिवन हो और मास ही फाइंड करना हो। तो मास गिवन है, मास फाइंड करना है, तो ये मास मास रिलेशनशिप में आएगा। पॉसिबल है कि आपको मास मिला हुआ है, आपको वॉल्यूम फाइंड करना है, तो ये मास वॉल्यूम रिलेशनशिप हो गया। पॉसिबल है आपको वॉल्यूम मिला हुआ है, वॉल्यूम ही फाइंड करना है, तो ये वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप हो गया। तो टोटल 3 रिलेशनशिप्स हैं। मास मास रिलेशनशिप, अगर आपको रिएक्टेंट का मास मिला हुआ है तो आप प्रोडक्ट का मास फाइंड कर सकते हो। एक रिएक्टेंट का मिला हुआ है तो दूसरे रिएक्टेंट का और प्रोडक्ट का फाइंड कर सकते हो। प्रोडक्ट का मास मिला हुआ है, आप रिएक्टेंट का फाइंड कर सकते हो। तो ये मास मास रिलेशनशिप में होता है। दूसरी मास वॉल्यूम है कि अगर आपको मास मिला हुआ है रिएक्टेंट का, आप प्रोडक्ट का वॉल्यूम फाइंड करोगे। अगर प्रोडक्ट का वॉल्यूम है तो रिएक्टेंट का मास फाइंड करोगे, एंड वाइस वर्सा। वॉल्यूम वॉल्यूम में क्या होगा कि आपको वॉल्यूम मिला होगा रिएक्टेंट का, तो आप प्रोडक्ट का वॉल्यूम मालूम करोगे या किसी दूसरे रिएक्टेंट का मालूम करोगे। ठीक है, तो ये होगा किसमें, वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप में। तो पहला रिलेशनशिप है मास मास रिलेशनशिप। अब वर्ड्स में क्लियर है कि मास इज गिवन, मास इज टू बी फाइंड, कि मास ही मिला हुआ है, मास ही मालूम करना है। तो मास ही मालूम करना है, मास ही मिला हुआ है, तो ये मास मास रिलेशनशिप होगा। अब दिस रिलेशनशिप इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है कि मास इज नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, बट इट कैन बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म इन अ केमिकल रिएक्शन। या अदर वर्ड में कहें कि रिएक्टेंट का जितना टोटल मास है, रिएक्टेंट का जितना टोटल मास है वो प्रोडक्ट के टोटल मास में मौजूद होगा। रिएक्टेंट का मास, जो टोटल मास है, वो प्रोडक्ट के टोटल मास के बराबर होगा। यानी रिएक्टेंट की जितनी भी अमाउंट है वो प्रोडक्ट के टोटल अमाउंट में मौजूद होगी। ठीक है, या आप इस तरह से भी कह सकते हैं कि देयर इज नो डिटेक्टेबल लॉस और गेन ऑफ मास टेक्स प्लेस ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। कि जब केमिकल रिएक्शन होता है तो ना ही कोई मास ऐड होता है रिएक्टेंट में प्रोडक्ट बनने के वक्त, ना ही प्रोडक्ट जो है रिएक्टेंट से कम होती है। ठीक है, तो थोड़ा सा जो है यानी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का मास क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। ये चीज वैलिड है सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल रिएक्शंस पे। अगर आप बात करते हो न्यूक्लियर रिएक्शंस की, अगर आप बात करते हो न्यूक्लियर रिएक्शंस की, तो आपने जरूर पढ़ा होगा फिजिक्स में मास डिफेक्ट वगैरह, बाइंडिंग एनर्जी वगैरह वगैरह वगैरह। तो कभी भी जो न्यूक्लियर रिएक्शन है उसमें क्या होता है कि बहुत सारा मास जो है वो एनर्जी में कन्वर्ट होता है अकॉर्डिंग टू E=mc², जो आइंस्टाइन की इक्वेशन है। तो बहुत सारा जब न्यूक्लियन यानी जब न्यूक्लियस कंस्ट्रक्ट होता है, बनता है, तो हम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास को अगर ऐड करें तो जो न्यूक्लियस पूरे का जो मास होता है इससे थोड़ा कम होता है। इसको क्या मास डिफेक्ट कहते हैं, मास डिफेक्ट करते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जो एनर्जी है, ठीक है, वो मास जो है थोड़ा वो किस में कन्वर्ट होता है, एनर्जी में, और न्यूक्लियर रिएक्शन में ज्यादा होता है। ठीक है, बहुत सारी एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। तो वो एनर्जी जो है वो कहां से आती है, वो मास डिफेक्ट से आती है। तो मास जो है वो किस में कन्वर्ट होता है, एनर्जी में, बस किस में, न्यूक्लियर रिएक्शन में। नॉर्मल रिएक्शन में ऐसा नहीं होता। नॉर्मल रिएक्शन में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास बिल्कुल एग्जैक्टली फिट होता है कि भाई जो टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट है वो टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट के बराबर होगा। अब अगर आपको ये क्वेश्चन जहन में आता है कि सर फिर थ्योरेटिकल यील्ड और एक्चुअल यील्ड क्या होते हैं, एक्चुअल यील्ड में तो हम पढ़ते हैं कि हमारी जो एक्सपेरिमेंटल प्रोडक्ट की जो अमाउंट है वो हमेशा बैलेंस इक्वेशन से कम होती है। तो उसके अपने रीजंस हैं, उसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का कोई फॉल्ट नहीं है, उसके अपने रीजंस हैं, वो रीजंस हम बाद में पढ़ते हैं। तो जरूर आपके जहन में आएगा कि हमें फिर एक्चुअल यील्ड क्यों कम मिलती है। तो हमें एक्चुअल यील्ड जो है वो प्रैक्टिकल यील्ड से क्यों कम मिलती है, तो उसके अपने रीजंस है, वो हम उधर जाके पढ़ते हैं। जब वो चीज सामने आती है तो उसको उधर पढ़ते हैं। ठीक है बेटा, तो यहां तक क्लियर है कि मास मास रिलेशनशिप में आप क्या करोगे कि आपको अगर रिएक्टेंट का मास मिला हुआ है तो आप प्रोडक्ट का फाइंड करोगे, प्रोडक्ट का मिला हुआ है तो रिएक्टेंट का फाइंड करोगे। अगर दो रिएक्टेंट है, एक का मिला हुआ है तो आप दूसरे रिएक्टेंट का और प्रोडक्ट का मास फाइंड कर सकते हैं। और दिस रिलेशनशिप बेस्ड ऑन व्हाट, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। चलिए देख लेते हैं कि देयर आर 3 रिलेशनशिप्स, कि 3 रिलेशनशिप्स हैं। पहला रिलेशन, दिस रिलेशनशिप इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। क्या कहता है ये लॉ
According to this law, mass can neither be created nor be destroyed in a chemical reaction. In other words, कहें तो total mass of both reactants and product remain same before and after chemical reaction. कि जब कोई भी chemical reaction होगा तो reactant का total mass product के total mass के बराबर होना चाहिए. In this relationship we determine unknown mass. Unknown mass भाई अगर product का unknown है तो reactant given होगा. अगर reactant unknown है तो product given होगा. अगर रिएक्टेंट 1 मिला हुआ है तो आप रिएक्टेंट 2 मालूम कर सकते हैं. तो मास ही मिला होगा, मास ही फाइंड करेंगे. यहां तक क्लियर है बेटा? यहां तक क्लियर है? तो मास मास रिलेशनशिप में कोई डिफिकल्टी तो नहीं. थ्योरेटिकल एस्पेक्ट कर लें, उसके बाद हम प्रॉब्लम की तरफ आते हैं. पहले ये रिलेशनशिप को समझने की कोशिश कर लें. क्लियर है बेटा? आलिया को क्लियर है, आंचल को भी क्लियर है, और कौन है? इकरा को भी क्लियर है, नैन्सी को भी क्लियर है, प्रिया को भी क्लियर है, सुरक्षा को भी क्लियर है, हर्ष को भी, आयुष को भी, सदाम को भी, एजाज को भी, तस्वर को भी. ठीक है, ओके. चलिए मैं इसको सेव करता हूं, इसको मैं सेव करता हूं. उसके बाद मास वॉल्यूम रिलेशनशिप. भाई मास वॉल्यूम रिलेशनशिप की बात करें तो इस रिलेशनशिप में हम क्या करते हैं कि अगर एक चीज का मास मिला हुआ है, मान लें कि आपको रिएक्टेंट का मास मिला हुआ है तो आप प्रोडक्ट का वॉल्यूम मालूम कर सकते हो. मान लें कि आपको प्रोडक्ट का वॉल्यूम मिला हुआ है तो आप रिएक्टेंट का मास फाइंड कर सकते हो. एक रिएक्टेंट का मास मिला हुआ है, दूसरे रिएक्टेंट का वॉल्यूम फाइंड कर सकते हो. तो आपको एक चीज मिली होगी, या मास या वॉल्यूम. मास मिला होगा तो वॉल्यूम फाइंड करोगे, वॉल्यूम मिला होगा तो मास फाइंड करोगे. सिंपल सी बात है. ठीक है, मास मिला होगा तो वॉल्यूम फाइंड करोगे, वॉल्यूम मिला होगा तो मास फाइंड करोगे. मास वॉल्यूम रिलेशनशिप है. दिस रिलेशनशिप इज बेस्ड ऑन एवोगाड्रोस लॉ. दिस रिलेशनशिप इज बेस्ड ऑन एवोगाड्रोस लॉ. कि ये रिलेशनशिप जो है वो एवोगाड्रोस लॉ पे बेस करती है. अब एवोगाड्रोस लॉ कहता है, क्या कहता है कि गैस जो है उसका वॉल्यूम जो है वो प्रेशर और टेम्परेचर से लार्जरली इफेक्ट होता है. इसलिए अगर हम प्रेशर और टेम्परेचर की कंडीशन फिक्स रखते हैं, जिसको एसटीपी कहते हैं. एसटीपी इज व्हाट भाई? 0 डिग्री सेंटीग्रेड इन 1 atm. कि अगर हम टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड लेते हैं और प्रेशर 1 atm लेते हैं, ठीक है, तो इस कंडीशन पे अगर हमारे पास कोई भी गैस है, उसका जो 1 मोल होगा वो 22.4 dm³ कन्वर्ट वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा. तो कोई भी गैस है, एनी गैस, 1 मोल ऑफ एनी गैस. अब एक चीज यहां पे ध्यान में रखनी है, ना लिक्विड हो ना सॉलिड हो, ना लिक्विड हो ना सॉलिड हो, सिर्फ क्या हो? गैस हो. तो 1 मोल ऑफ एनी गैस एट एसटीपी, अगर हम प्रेशर और टेम्परेचर इतना रखते हैं, सिर्फ इतना रखते हैं, तो हर गैस का नो डाउट उसका 1 मोल है, मास डिफरेंट है हर गैस का, पर उसका वॉल्यूम कितना होगा? 22.4 होगा. देखें फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास हाइड्रोजन का 1 मोल है, 1 मोल का मास कितना? 2 ग्राम. 1 मोल का मास कितना? 2 ग्राम. तो 2 ग्राम का वॉल्यूम कितना? 22.4 dm³. भाई अगर हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड है तो मास कितना? 44 ग्राम, वॉल्यूम कितना? 22.4. तो रिगार्डलेस मासेस, गैसेस के मासेस को नहीं, हमने देखना है मोल्स को. तो अगर मोल्स सेम होंगे तो वॉल्यूम क्या होगा? फिक्स होगा. वॉल्यूम क्या होगा? फिक्स होगा. अब ये चीज क्या है? ये चीज किस में हेल्प कर रही है कि हम मास को वॉल्यूम में और वॉल्यूम को मास में कन्वर्ट कर सकते हैं यूजिंग एवोगाड्रोस लॉ. क्या हम मास को कन्वर्ट कर सकते हैं यूजिंग एवोगाड्रोस लॉ वॉल्यूम में? तो वो सब्सटेंस क्या होना चाहिए जिसका आप मास वॉल्यूम में कन्वर्ट कर सकते हो? गैस हो, लिक्विड हो, सॉलिड हो, प्लाज्मा हो, क्या हो? वो गैस होना चाहिए. वो क्या होना चाहिए? गैस होना चाहिए. तो अगर आपके पास गैस है, तो आप उसके मास को वॉल्यूम में और उसके वॉल्यूम को मास में कन्वर्ट कर सकते हैं वाया मोल्स, या 1 मोल का मास डायरेक्ट लेके भी आप कर सकते हैं. ठीक है, तो इस तरह से मास वॉल्यूम रिलेशनशिप में क्या होता है कि हमें मास मिला होता है तो हम वॉल्यूम फाइंड करते हैं, अगर वॉल्यूम मिला होता है तो मास फाइंड करते हैं. क्लियर है? तो पढ़ने की बात क्या है कि दिस रिलेशन बेस्ड ऑन एवोगाड्रोस लॉ. अकॉर्डिंग टू एवोगाड्रोस लॉ, 1 मोल ऑफ एनी गैस एट एसटीपी occupies 22.4. और व्हाट इज एसटीपी? एसटीपी इज स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड स्टैंडर्ड प्रेशर. एसटीपी इज व्हाट? स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड स्टैंडर्ड प्रेशर. कितना होता है?
0 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 1 atm। इस कंडीशन पे 0 डिग्री सेंटीग्रेड और 1 atm प्रेशर पे किसी भी गैस का 1 मोल हो, नो रिगार्डलेस कि उसका मास कितना है गैस का, हमने मोल देखना है। अगर उसका 1 मोल है, अगर मोल सेम है, तो सारी गैसेस का जो वॉल्यूम होगा वो इक्वल होगा। इज इट क्लियर? पता नहीं कौन पूछ रहा है कि लिक्विड क्यों नहीं। अच्छा, अगर आपके पास लिक्विड है, 1 मोल ऑफ एनी लिक्विड, अगर आपके पास लिक्विड है एट एसटीपी, एट एसटीपी, लिक्विड का जो वॉल्यूम होगा वो 1/200 cm3। ये देखें वेरिएबल है, फिक्स नहीं है। 1/200 cm3, 1/10 है, 1 होगा मेरे ख्याल में। ठीक है, तो ठीक है, तो क्या होगा कि 1/200 है या 10/100 है, बुक में लिखा है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, मेरे ख्याल में 1 ही है। चले, तो लिक्विड की क्योंकि डेंसिटी जो है वेरी करती है, गैसेस की डेंसिटी तो वेरी करती है, पर उसके जो नंबर ऑफ मोल्स हैं और जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करते हैं वो एक ट्रिप नहीं करते हैं, क्योंकि वो दूर दूर होते हैं। ठीक है, चलिए भाई, तो इसमें मास वॉल्यूम रिलेशनशिप में कोई मसला? करना क्या है, मास मिला हुआ है, वॉल्यूम मालूम करना है, वॉल्यूम मिला हुआ है, मास मालूम करना है, वॉल्यूम मिला हुआ है, मास करना है, मास मिला हुआ है, वॉल्यूम करना है। कैसे करना है? मोल्स को, अमाउंट को 22.4 से मल्टीप्लाई करोगे, डिवाइड करोगे, कुछ भी करोगे, आपको इंटर कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है बेटा, क्लियर है? बड़े वॉल्यूम वॉल्यूम पे, बड़े वॉल्यूम वॉल्यूम पे। ओके 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 ओके, कंडीशन अगर सेटअप पे कंडीशन चेंज करोगे तो वॉल्यूम चेंज हो जाएगा, क्योंकि वॉल्यूम डिपेंड्स अपॉन, वॉल्यूम डिपेंड्स अपॉन व्हाट? वॉल्यूम डिपेंड्स अपॉन व्हाट? प्रेशर एंड टेम्परेचर। चलिए, इसको सेव कर लिया मेरे ख्याल में। आखिरी रिलेशनशिप है वॉल्यूम वॉल्यूम, इसको देखते हैं जरा भाई। अब नाम से ही जाहिर है वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप, तो क्या होने वाला है भाई कि वॉल्यूम जो है मिला हुआ है, अगर वॉल्यूम मिला हुआ है तो वॉल्यूम फाइंड करेंगे, रिएक्टेंट का वॉल्यूम मिला हुआ है तो प्रोडक्ट का फाइंड करेंगे, प्रोडक्ट का मिला हुआ है तो रिएक्टेंट का फाइंड करेंगे। और दिस रिलेशनशिप इज बेस्ड ऑन गेल-यूजेक्स लॉ। ये रिलेशनशिप गेल-यूजेक्स लॉ पे जो है वो डिपेंड करती है। लॉ क्या कहता है कि अगर हम प्रेशर और टेम्परेचर कांस्टेंट रखते हैं, अगर हम प्रेशर और टेम्परेचर कांस्टेंट रखते हैं तो गैसेस एक सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो बाय वॉल्यूम में रिएक्ट करती हैं। एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर गैसेस ऑलवेज रिएक्ट इन सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो बाय वॉल्यूम। तो आप क्या करोगे, आप जो बैलेंस इक्वेशन में मोल लिखे हुए हैं, अब इसमें एक चीज जरूरी है कि आपके रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों गैसेस होने चाहिए। मास वॉल्यूम में ये कंडीशन नहीं थी कि अगर एक भी सॉलिड है एक गैस है तो काम चल जाएगा। इसमें रिएक्टेंट भी गैसेज होने चाहिए, प्रोडक्ट भी गैसेज होने चाहिए। यानी ये रिलेशनशिप सिर्फ गैसेज पे काम करेगी, क्योंकि वॉल्यूम जो हम फिक्स ले रहे हैं वो गैसेज का ले रहे हैं। ये चीज ध्यान में रखना, ठीक है। अच्छा, अब देखें, दिस रिलेशनशिप is based on Gale according to under same condition of temperature and pressure gases react in simple whole number ratio। अच्छा, इसमें होता क्या है कि फॉर एग्जांपल कि भाई मेरे पास सल्फर डाइऑक्साइड है, कांटेक्ट प्रोसेस में मैंने इसको ऑक्सीडाइज किया, ठीक है, तो इसने बनाया क्या, सल्फर ट्राइऑक्साइड। अब देखें ये कितने बैलेंस इक्वेशन बता रही है कि 2 मोल। गेल-यूजेक लॉ कहता है कि इसको आप सिंप्लीफाई करें किसमें, वॉल्यूम में, यानी इसको आप लें 2 dm3। तो 2 dm3 रिएक्ट कर रहे हैं किससे, 1 dm3 से। तो रेशियो रिएक्ट करने का क्या हुआ, 2:1। इसका मतलब यही है कि अगर प्रेशर और टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो गैसेस हमेशा सिंपल रेशियो बाय वॉल्यूम में क्या करेंगी, रिएक्ट करेंगी। गैसेस हमेशा सिंपल होल नंबर रेशियो बाय वॉल्यूम में, फॉर एग्जांपल भाई अमोनिया बनती है, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और नमोनिया बन गई, तो 1 dm3 रिएक्ट्स एग्जैक्टली विद 3 dm3, यानी रेशियो क्या हुआ, 1:3। तो गैसेस ऑलवेज रिएक्ट इन सिंपल होल नंबर रेशियो बाय वॉल्यूम। तो गैसेस जो है वो होल नंबर रेशियो में क्या करती हैं, रिएक्ट करती हैं। यानी 2/3 नहीं होगा कहीं पे, 1/2 कहीं नहीं होगा कहीं पे, 5/2 नहीं होगा कहीं पे। तो गैसेस जो हैं वो हमेशा होल नंबर रेशियो बाय वॉल्यूम में क्या करती हैं, रिएक्ट करती है। यहां तक क्लियर है बेटा, यहां तक क्लियर, इसको एक मरतबा देख लें।
बढ़ें आगे, बढ़ें आगे। आई होप कि क्लियर ही होगा। तो इसको मैं करता हूं सेव, और हम आते हैं किस पे, भाई थ्योरेटिकल यील्ड क्या होती है। थ्योरेटिकल यील्ड और एक्चुअल और प्रैक्टिकल यील्ड ये क्या होती है। अब देखें थ्योरेटिकल यील्ड क्या है कि हमने भाई एक केमिकल रिएक्शन लिया, हमने रिएक्टेंट की पूरी अमाउंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर डाली, रिएक्टेंट की पूरी अमाउंट हमने प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर डाली, ठीक है। देखते हैं अगर टाइम मिल गया तो प्रॉब्लम्स इन द एंड कर लेंगे, ठीक है। तो प्रॉब्लम्स वैसे तो मैं आज ही शुरुआत करते हैं, ठीक है, क्योंकि आज आपकी जो टॉपिक्स हैं वो तो पूरी होने वाली हैं। तो हमारे पास जो 2 दिन है उसमें हम प्रॉब्लम और एमसीक्यूज की प्रैक्टिस ही करने वाले हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो कल लिमिटिंग रिएक्टेंट कर लेते हैं उसके साथ प्रॉब्लम करते जाते हैं। तो अभी इसको जरा देख लें कि व्हाट इज थ्योरेटिकली। लेकिन जो हमने कोई भी केमिकल रिएक्शन किया, हमने उसकी केमिकल इक्वेशन बनाई, रिएक्टेंट को पूरा प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने दिया, होने के बाद हमने केमिकल इक्वेशन को बैलेंस किया, बैलेंस इक्वेशन से हमने एक अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट निकाली कि भाई हमने रिएक्टेंट इतनी अमाउंट ली थी, प्रोडक्ट की इतनी अमाउंट बनेगी, प्रोडक्ट की इतनी अमाउंट बनेगी। तो केमिकल बैलेंस इक्वेशन से जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कितनी अमाउंट बनेगी, इसको थ्योरेटिकल यील्ड कहते हैं, क्योंकि एक्सपेरिमेंट से वो प्रोडक्ट नहीं मिली, आप बैलेंस इक्वेशन से गैस कर रहे हो, अंदाजा लगा रहे हो, आप अंदाजा लगा रहे हो कि इतनी प्रोडक्ट बनेगी, बनेगी तो जो अंदाजा लगा रहे हो कि ये चीज होगी पर होगी नहीं, तो उसको थ्योरेटिकल यील्ड कहते हैं। यानी फॉर एग्जांपल इस चीज को समझने के लिए भाई हमने क्या किया, हमने जो है हमने कैल्शियम कार्बोनेट लिया, उसके बाद HCl लिया, ठीक है, ये एक्वस था पानी में, ये सॉलिड था पाउडर था, ठीक है। हमें प्रोडक्ट क्या मिली, कैल्शियम क्लोराइड एक्वस पानी में, और क्या मिलेगा भाई, कार्बन डाइऑक्साइड गैस उड़नशु पानी में डिजोल्व हो जाएगी, कुछ निकल जाएगी, और क्या मिला, और मिलेगा क्या, वाटर, ठीक है, वाटर लिक्विड। तो अगर आप क्या करते हो, अगर आप स्टैचूरेट कैलकुलेशन करना चाहते हो तो आप 3 अजम्पशन का ख्याल रखेंगे कि रिएक्टेंट को पूरा प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने दें, रिएक्टेंट को पूरा प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने दें। भाई हमारे पास क्या है कि 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट है, ठीक है। इससे फॉर एग्जांपल मैं इससे कंपैरिजन करता हूं कि 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बननी चाहिए, दूसरों को छोड़ते हैं। तो 100 ग्राम जो है कैल्शियम कार्बोनेट से एग्जैक्टली जब ये पूरा इससे रिएक्ट करेगा तो ये बनना चाहिए। तो पहली कंडीशन ये कि अगर हमें सही आंसर चाहिए तो हम वेट करें कि पूरा का पूरा कैल्शियम कार्बोनेट कन्वर्ट हो जाए किसमें, प्रोडक्ट में, पूरा का पूरा कैल्शियम कार्बोनेट कन्वर्ट हो जाए किसमें, प्रोडक्ट में। दूसरा क्या ख्याल रखेंगे कि केमिकल इक्वेशन मस्ट बी बैलेंस। तो आप ऊपर नजर लगाएं, क्या ये इक्वेशन बैलेंस है, देख लें एक मरतबा, क्या ये इक्वेशन बैलेंस है, नहीं है। तो सिंपली क्या करोगे, आप इस तरह से करोगे, इक्वेशन बैलेंस हो गई, देख लें इक्वेशन बैलेंस हो गई। तीसरा के साइड रिएक्शन तो नहीं हो रहा। अब आप वो बैलेंस इक्वेशन क्या गाइड करिए कि 100 ग्राम से आपको मैक्सिमम जो है 44 ग्राम क्या मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा। अगर आपके पास 50 ग्राम है इसके, तो हाउ मच अमाउंट यू आर एक्सपेक्टिंग बाय कंपेयरिंग विद बैलेंस इक्वेशन, कितनी अमाउंट आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, 22 ग्राम। नाउ दिस 22 ग्राम इज theoretical yield, यानी the amount of product calculated from balance equation, the amount of product predicted from balance equation, the amount of product guessed from balance equation, जो आप अंदाजा लगा रहे हैं कि इससे इतना बनती है तो इससे इतना बनेगी, इसको आप theoretical yield कहेंगे। ये बात समझ आ रही है कि वॉट एवर यू आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम द बैलेंस इक्वेशन, थ्योरेटिकली आपने कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया, आप अंदाजा लगा रहे हैं कि बैलेंस इक्वेशन हमें बता रही है कि 100 ग्राम से 44 ग्राम मिलेंगे,
इस वजह से अगर हमारे पास 50 ग्राम होंगे तो मैक्सिमम 22 ग्राम मिल सकते हैं। इस यील्ड को कहते हैं थ्योरेटिकल यील्ड। जो आपने अमाउंट कैलकुलेट की, अमाउंट प्रेडिक्ट की, या अमाउंट का आपने गेस लगाया बैलेंस इक्वेशन से, उसको आप थ्योरेटिकल यील्ड कहते हैं। ये बात समझ आ रही है? ये बात समझ आ रही है बेटा? ये बात समझ आ रही है? आ रही है, आ रही है, आ रही है। ओके, सुरक्षा को भी आ गई, वंश को भी आ गई, फातिमा को आ गया। ठीक है, तो इसको थ्योरेटिकल यील्ड कहते हैं। पर हमें 22 की जगह पे हमें 22 ग्राम नहीं मिले, हमें मिल गए कितने? 19 ग्राम मिल गए। तो मिलने कितने थे? 22, मिले कितने? 19 ग्राम। ये कहां से मिले? जब हमने एक्सपेरिमेंट किया, जब हमने एक्सपेरिमेंट किया, जब हमने प्रैक्टिकल किया, तो हमें जो एक्चुअली जो अमाउंट प्रैक्टिकल के बाद मिली वो 19 ग्राम मिली। इसको आप कहेंगे एक्चुअली, इसको आप क्या कहेंगे? एक्चुअली। तो एक्सपेरिमेंट के थ्रू, प्रैक्टिकल के थ्रू जो प्रोडक्ट बन रही है उसको आप क्या कहोगे? उसको आप कहोगे एक्चुअली। उसको आप क्या कहोगे? एक्चुअली। और जो बैलेंस इक्वेशन से आप कैलकुलेट करते हो उसको आप कहोगे थ्योरेटिकल यील्ड। ये दो बातें समझ आ रही हैं? एक थ्योरेटिकल यील्ड यानी जो भी आप बैलेंस इक्वेशन से हिसाब किताब कर रहे हो वो थ्योरेटिकल यील्ड है, और जो भी आपको एग्जैक्टली प्रैक्टिकल में, एक्सपेरिमेंट में एक्चुअल आपके हाथ में प्रोडक्ट बनी कितनी है, वो जो बनी है उसको आप कहते हो एक्चुअल यील्ड। इन दोनों में फर्क समझ आ रहा है बेटा? व्हाट इज थ्योरेटिकल, व्हाट इज एक्चुअल? समझ आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है? अच्छे से आ रहा है या थोड़ा डाउट्स हैं? अच्छे से आ रहा है? क्लियर है? ऑल क्लियर? क्लियर क्लियर क्लियर। चलें भाई, अगर यहां तक आ रहा है तो अब आते हैं आगे। एक लाइन एक लाइन और है कि भाई एक्चुअल यील्ड इज ऑलवेज लेस देन थ्योरेटिकल यील्ड। एक्चुअल यील्ड इज ऑलवेज लेस देन थ्योरेटिकल यील्ड। एक्चुअल यील्ड हमेशा थ्योरेटिकल यील्ड से कम होती है, थ्योरेटिकल यील्ड से कम होती है। क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट यील्ड यानी आपने कोई एक्सपेरिमेंट किया, मान लें आपने ये खुद लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट किया, आपने इसके 50 ग्राम लिए थे, तो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इसके 22 ग्राम मिलेंगे, पर जब आपने अमाउंट का कार्बन डाइऑक्साइड का वेट किया तो आपको वो 19 ग्राम मिली, 22 नहीं मिली। तो जो आपको एक्सपेरिमेंट के थ्रू जो प्रोडक्ट मिली है उसको आप एक्चुअल यील्ड कहेंगे। ठीक है बेटा? इस तरह से तो बात समझ आई? पढ़ते हैं, यहां चल ठहर जाओ। ओके, तो अब ये पढ़ना है कि भाई एक्चुअल यील्ड कम क्यों होती है। उसके 3-4 रीजन हैं। आते हैं अपनी टॉपिक की तरफ कि थ्योरेटिकल यील्ड क्या है? द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट obtained by a balanced chemical reaction। जब आपने बैलेंस केमिकल इक्वेशन जो निकाली, रिएक्शन की, उसमें से जो कैलकुलेट की विदाउट एक्सपेरिमेंट, उसको आप थ्योरेटिकल यील्ड कहेंगे, उसको आप एक्चुअल या एक्सपेरिमेंटल यील्ड नहीं कहेंगे। दूसरी क्या चीज है कि भाई एक्चुअल और प्रैक्टिकल यील्ड, आपने कोई एक्सपेरिमेंट किया, आपने कोई केमिकल रिएक्शन किया, उसमें आपको प्रोडक्ट मिली, आपने प्रोडक्ट का वेट किया, पहले रिएक्टेंट का वेट किया था, रिएक्टेंट पूरे प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गए, फिर आपने प्रोडक्ट उठाई, प्रोडक्ट उठाने के बाद आपने क्या किया? आपने वेट किया, ठीक है, तो प्रोडक्ट कम निकली। तो प्रोडक्ट जो एक्सपेरिमेंट के थ्रू आई है वो कौन सी यील्ड है? थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल? एक्सपेरिमेंट के थ्रू आने वाली यील्ड क्या है? एक्चुअल है। ठीक है, तो एक्चुअल कम मिली। तो आप क्या समझते हो कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फेल हो गया? आप क्या समझते हो कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फेल हो गया या हमसे कोई गलती हुई है? फेल हो गया? नहीं हुआ भाई फेल, वो तो अपनी जगह पे है। तो व्हाट आर द पॉसिबल रीजंस बिहाइंड? नंबर पहली बात, हो सकता है आइदर सम अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट में नॉट रिएक्ट, हो सकता है हमने जो अमाउंट वे की थी उसमें थोड़ी सी इंप्योरिटी थी। अब जो प्योर सब्सटेंस था वो तो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया, और जो इंप्योरिटी थी वो तो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनाएगी, उसमें कार्बन ऑक्सीजन थे ही नहीं, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड कहां से बनाए? तो क्या वो जो इंप्योरिटी थी वो अमाउंट प्रोडक्ट में होगी या माइनस होगी? तो जो इंप्योरिटी थी, ठीक है, वो आपके वेट में शामिल थी जो आपने वे किया था, तो आपकी जो अमाउंट है प्रोडक्ट की वो जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं उतनी मिलेगी या कम मिलेगी? कम मिलेगी। तो एक्चुअल यील्ड का पहला रीजन ये है कि पॉसिबल है कि कुछ अमाउंट रिएक्टेंट की
प्रोडक्ट में कन्वर्ट ना हुई हो, पॉसिबल है आपके रिएक्टेंट में थोड़ी सी इंप्योरिटी थी, वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट ना हो, इस वजह से एक्चुअल यील्ड कम हो सकती है। दूसरा कि पॉसिबल है कि साइड रिएक्शन हुआ हो, पॉसिबल है कि आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि कार्बन डाइऑक्साइड ही बने और साइड में मोनोऑक्साइड बन गया, तो वो मास तो कार्बन डाइऑक्साइड में मिसिंग होगा, इस वजह से भी आपकी एक्चुअल यील्ड कम हो सकती है। एक पॉसिबल रीजन था कि पॉसिबल है कि रिएक्शन पूरा नहीं हुआ है, पॉसिबल है कि रिएक्टेंट की पूरी अमाउंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हुई, पॉसिबल है कि आपकी रिएक्टेंट में थोड़ी सी इंप्योरिटी थी, इस वजह से आपको पूरी प्रोडक्ट नहीं मिली। दूसरा ये है कि पॉसिबल है कि साइड रिएक्शन हुआ होगा। ये दो रीजन समझ आ रहे हैं, तो फिर तीसरे पे चलते हैं। ये दो रीजन समझ आ रहे हैं, बिल्कुल क्लियर है ये दो रीजंस, तो तीसरे पे बाद में आते हैं। बिल्कुल क्लियर है, भूमिका को आ रहा है, हमजा को आ रहा है, अक्षय को, फातिमा को, और प्रिया को, और नैन्सी, हमाद, आंचल, फ्याज, आलिया। अच्छा ठीक है, ओके ओके। तो तीसरा ये कि पॉसिबल है कि रिएक्शन रिवर्सिबल हो, पॉसिबल है कि रिएक्शन रिवर्सिबल हो, तो हमने तो उसको रिवर्सिबल मान के जो है प्रोडक्ट कैलकुलेट की थी, पर वो रिवर्सिबल है तो प्रोडक्ट वापस आ गया किस साइड पे, रिएक्टेंट साइड पे, तो रिएक्शन पूरा हो गई नहीं। तो स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशन तो तब होती है ना जब आपकी रिएक्टेंट 100% प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए, तो रिवर्सिबल रिएक्शन में तो 100% प्रोडक्ट कन्वर्ट होती ही नहीं, तो आपको जाहिर है तो प्रोडक्ट क्या मिलेगी, कम मिलेगी। ठीक है, तो इसमें बताएं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का कोई कसूर है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का कोई कसूर है? नहीं। चौथा पॉसिबल रीजन क्या है कि अगर आपको क्या कहते हैं कि आप ने जब सॉल्यूशन बनाई थी, तो सॉल्यूशन क्या होता है, किसी न किसी कंटेनर में लेंगे तो रिएक्शन किसी कंटेनर में करेंगे, ठीक है, तो कंटेनर में आपने एक सॉल्यूशन एक बीकर में बनाई, दूसरे बीकर में बनाई, फिर उसको तीसरी चीज में मिक्स किया, तो थोड़ी थोड़ी जरूर एडिसिव फोर्स नाम की भी कोई चीज होती है ना, एडिसिव फोर्स नाम की कोई चीज होती है, तो जो आपकी सॉल्यूशन है वो एडिसिव फोर्स के थ्रू गिलास को थोड़ा चिपकेगी, आपकी जो सॉल्यूशन है थोड़ी सी एडिसिव फोर्स के थ्रू गिलास को चिपकेगी, तो तीसरे कंटेनर में जब आपने डाला उसमें थोड़ी सी अमाउंट क्या होगी, कम होगी, थोड़ी सी अमाउंट क्या होगी, कम होगी, तो सीधी बात है कि आपको प्रोडक्ट थोड़ी कम मिलेगी, प्रोडक्ट थोड़ी कम मिलेगी। ठीक है, तो इसके लिए एक्चुअल यील्ड कम हो सकती है। दूसरी बात, आपको जो प्रोडक्ट है वो सॉल्यूशन फॉर्म में, प्रिसिपिटेट फॉर्म में मिली है, तो आप उसको क्या करोगे, फिल्टर करोगे, आप उसको क्या करोगे, फिल्टर करोगे। ठीक है, तो जब आप फिल्टर कर रहे थे, ठीक है, तो कुछ छोटे छोटे क्रिस्टल्स जो है उससे फिल्टरेट पेपर से गुजर गए, तो वो अमाउंट आपकी कम हो सकती है। कुछ जो छोटे छोटे आपके प्रिसिपिटेट्स हैं वो फिल्टर से निकल गए, ऊपर कुछ अमाउंट जो है वो ज्यादा अमाउंट ऊपर ही रह गई, पर थोड़ी सी अमाउंट बह गई, इस वजह से आपका एक्चुअल यील्ड क्या हो सकती है, कम हो सकती है। इस वजह से एक्चुअल यील्ड क्या हो सकती है, कम हो सकती है। ठीक है, तो भाई फिल्ट्रेशन हो गया, क्रिस्टलाइजेशन हो गया, तो इसकी वजह से कह रहा कि कुछ मैकेनिकल लॉस हो सकता है। तो हेंस जो रिएक्शन की एफिशिएंसी है वो हम किस में डिटरमाइन करते हैं, वो हम करते हैं परसेंटेज यील्ड, कि रिएक्शन कितना एफिशिएंट है, कितनी एफिशिएंसी है, वो हम किससे मालूम करते हैं, वो हम मालूम करते हैं किससे, परसेंटेज यील्ड से। ठीक है, चलिए भाई इस पेज को मैं सेव करता हूं, कोई प्रॉब्लम यहां तक? चलिए भाई परसेंटेज यील्ड को देखते हैं। परसेंटेज यील्ड क्या होती है? परसेंटेज यील्ड किसी भी रिएक्शन की एफिशिएंसी जो है उसकी परसेंटेज ऑफ एक्चुअल यील्ड से पता चलेगी कि भाई कितनी बनी है। अब देखिए परसेंटेज यील्ड जो है उसका फार्मूला ये है कि परसेंटेज यील्ड इज इक्वल टू एक्चुअल यील्ड। फॉर एग्जांपल आपको 19 ग्राम मिलने कितने थे, 22 थ्योरेटिकल यील्ड, तो आप 1900 को 22 से डिवाइड करो, बताएं आंसर क्या आता है, बताएं आंसर क्या आता है, जल्दी घर बैठे कर ले, आंसर क्या आता है? 80s में ही आएगा या जल्दी बताएं? 86.36। तो हमारे रिएक्शन की जो इफिशिएंसी है वो 86.36% है, यानी रिएक्शन इतना एफिशिएंट था, रिएक्शन इतना एफिशिएंट था। तो ये जो इफिशिएंसी है ये परसेंटेज यील्ड में क्या होती है, डिटरमाइन होती है। यहां तक क्लियर है बेटा सब कुछ? कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। कल हम प्रॉब्लम्स करेंगे, ठीक है, कल हम एमसीक्यूज करेंगे। एमसीक्यूज आज मैं कुछ एम्पिरिकल मॉलिक्यूलर फार्मूला के रिकॉर्ड करके आपको भेज देता हूं,
तो इसमें कुछ पूछना है तो पूछ लें, क्लियर है? इन द एंड जरूर पूछूंगा, हाउ वाज द लेक्चर टुडे? हैव यू गॉट समथिंग क्लियर इन इजी वे? क्या आपको इजी लगा? enjoyed a lot। चलें भाई, कुछ नया मिला सीखने को? कुछ नया मिला सीखने को? बहुत कुछ मिला। अच्छा मिला, बुरा मिला, मिला, बहुत कुछ मिला। अच्छी बात है भाई, अच्छी बात। फयाज जमाली टॉपिक बोरिंग था पर इजी हो गया। चलें भाई, चलें। थैंक्स फॉर द कम्प्लीमेंट। सर आ गए हैं।